नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से जो सैन्य टकराव हुए हैं उन पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें कुछ मुख्य लड़ाइयों और घटनाओं का जिक्र है। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं इस जटिल इतिहास की जरूरी कड़ियों को समझने की। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये तनाव मतलब बंटवारे के समय से ही चला आ रहा है और कश्मीर अक्सर आप देखें तो केंद्र में रहा है। सही। ये जो सारांश है ये हमें कुछ प्रमुख युद्धों और एक जो हाल की घटना है उसकी जानकारी देता है। तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल पहले संघर्ष से, आजादी के एकदम बाद। हाँ, पहला कश्मीर युद्ध 1947-48। यहाँ लिखा है कि पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने हमला किया। हाँ, हमला हुआ। फिर महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत किए भारत के साथ। अच्छा, और उसके बाद भारतीय सेना वहां पहुंची। हाँ, भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और फिर मामला संयुक्त राष्ट्र में गया। और फिर युद्ध विराम हुआ। हाँ, 1949 में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में युद्ध विराम हुआ और उसी से कश्मीर का एक तरह से विभाजन हो गया नियंत्रण रेखा के जरिए। हाँ। LOC जिसे कहते हैं। LOC। और दिलचस्प बात नहीं है, जैसा आप कह रही थी, कि इसी ने आगे के सारे झगड़ों की बुनियाद डाल दी। बिल्कुल, यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा युद्ध 1965 का जिक्र है। ये करीब 17 साल बाद हुआ। हाँ, 1965। इसमें ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, तो ये शायद कश्मीर में कुछ घुसपैठ कराने की कोशिश थी। हाँ, ऐसा ही लगता है। मतलब उद्देश्य शायद कश्मीर में माहौल बिगाड़ना था, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही। अच्छा। नहीं, ये फैल गई। मतलब एक पूर्ण युद्ध छिड़ गया। और भारत ने भी जवाब दिया। हाँ, भारत ने फिर जवाबी हमला किया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके लाहौर की तरफ। तो मामला काफी बढ़ गया था। फिर बाहर के देशों को दखल देना पड़ा। सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की। और फिर ताशकंद समझौता हुआ। हाँ, ताशकंद समझौता। तो ये दिखाता है कि कैसे कश्मीर से शुरू होकर भी बात कितनी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। इसके बाद आता है 1971 और ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ लगता है। हाँ, 1971 बहुत निर्णायक था। ये लड़ाई तो जैसा दस्तावेज बताता है पूर्वी पाकिस्तान के संकट से शुरू हुई थी, है ना? मतलब आज का बांग्लादेश। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे कश्मीर को लेकर नहीं शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान में जो हालात थे, पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई, उसके बाद भारत ने दखल दिया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए। हाँ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। और नतीजा तो बहुत ही बड़ा निकला। भारत की बहुत बड़ी सैन्य जीत हुई और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। हाँ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 90,000, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। ताकत का संतुलन बदल गया। सही कहा। इसके बाद तो काफी लंबा वक्त गुजरता है और फिर दस्तावेज सीधे 1999 पर आता है। हाँ, कारगिल युद्ध। हाँ, यहाँ क्या हुआ था? ये थोड़ा अलग तरह का संघर्ष था शायद। हाँ, ये अलग था। 1999 में कारगिल सेक्टर में जो लद्दाख में है, वहाँ पाकिस्तानी सैनिकों और कुछ घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार की। अच्छा, भारतीय इलाके में घुस आए। हाँ, और वो भी स्ट्रेटेजिक चोटियों पे जाके बैठ गए, ऊंचाई पर। तो भारत को जवाब देना पड़ा होगा। बिल्कुल। भारत ने फिर ऑपरेशन विजय शुरू किया। और ये लड़ाई तो बहुत ही मुश्किल रही होगी, इतनी ऊंचाई पर। बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब बेहद ऊंचाई वाले इलाके में भीषण लड़ाई हुई, लेकिन अंत में भारत ने अपनी जमीन वापस ले ली। और इसका अंतर्राष्ट्रीय असर क्या हुआ? दस्तावेज बताता है कि पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई थी दुनिया भर में, क्योंकि ये एक तरह से स्थापित सीमा का उल्लंघन था। हाँ। तो ये संघर्ष सीमित इलाके में था, पर इसने ऊंचाई पर लड़ने की चुनौतियों और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के महत्व को साफ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सबसे ताजा बड़ी सैन्य घटना पर जिसका इस ब्यौरे में जिक्र है। 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ, बालाकोट। ये पुलवामा हमले के फौरन बाद हुई थी, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। बिल्कुल। उसी के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में हवाई हमले किए। भारत का दावा था कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हाँ, भारत ने यही कहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद तनाव तो बहुत बढ़ गया था। हाँ, तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया था। पाकिस्तान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। और उसी में वो हवाई झड़प हुई थी। हाँ, एक हवाई झड़प हुई जिसमें भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे। और फिर उनकी रिहाई हुई। हाँ, कुछ दिनों बाद उनकी रिहाई हो गई।
ये घटना अहम इसलिए है क्योंकि ये पारंपरिक जमीनी लड़ाई से हटकर मतलब हवाई ताकत के इस्तेमाल की तरफ इशारा करती है। और परमाणु हथियार वाले देशों के बीच ये कितना खतरनाक हो सकता है ये भी दिखा। बिल्कुल, ये जोखिम एकदम सामने आ गया था। दस्तावेज ये भी साफ करता है कि बालाकोट के बाद कोई पूरी तरह से सैन्य हमला तो रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन सीमा पर तनाव, हाँ वो तो चलता रहता है। एलओसी पर गोलाबारी वगैरह, हाँ वो अक्सर होता रहता है। छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें तो इन 7 दशकों में हमने बार बार टकराव देखे हैं। हाँ, एक पैटर्न है। अक्सर शुरुआत कश्मीर से जुड़ी होती है, पर लड़ाई का रूप बदलता रहा है। जमीनी जंग हुई, फिर कारगिल जैसी ऊंचाई की लड़ाई, और अब बालाकोट जैसे हवाई हमले। सही कहा। और हर टकराव ने रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है, अपनी छाप छोड़ी है। इसमें बाहरी ताकतों की भूमिका भी रही है, कभी यूएन, कभी सोवियत संघ, अमेरिका। हाँ, उनकी भूमिका भी बदलती रही है। और ये जो स्थायी तनाव है वो बार बार उभर कर सामने आया है। ये दस्तावेज हमें घटनाओं का एक क्रम तो बताता है, लेकिन हर टकराव के पीछे की पूरी कहानी, उसकी क्यों और उसके असर को समझना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और शायद सबसे मुख्य बात यही निकलती है कि ये सिलसिला 7 दशकों से भी ज्यादा समय से किसी न किसी रूप में लगातार बना हुआ है। हाँ, ये निरंतरता चौंकाने वाली है। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है, ये दस्तावेज हमें बड़ी लड़ाइयों और सैन्य टकरावों का एक खाका देता है। हाँ। लेकिन इन बड़ी घटनाओं के बीच का जो समय होता है, जिसमें कूटनीतिक पहल होती है, शायद पर्दे के पीछे की बातचीत होती है, सीमा पर जो रोज की तनातनी और छोटी मोटी झड़पें होती हैं, वो सब भारत पाकिस्तान संबंधों की पूरी तस्वीर को समझने के लिए कितना अहम हो सकता है, इस पर शायद और गौर किया जा सकता है।